हेलो एंड वेलकम बैक। कंपनी लॉ में हमने पिछले लेक्चर में जो लेक्चर फर्स्ट है हमारा, हमने बेसिक टर्म्स समझने की कोशिश की थी। जैसा कि मैंने पहले से ही कहा था कि कंपनी लॉ में ये जो बेसिक लेक्चर है आपका, और इसमें जो है वो जुडिशियरी या फिर लीगल टर्म्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया था। काफ़ी कुछ हमने कंपनी लॉ के बारे में जानने की कोशिश की थी, कंपनी को से हम क्या समझते हैं इसको जानने की कोशिश की थी, और हमने एक ओवरऑल पिक्चर क्लियर करने की कोशिश की थी कि कैसा हमारा जो है ये लॉ कंपनी लॉ रहेगा। तो मैंने काफ़ी कुछ इसमें बताने की कोशिश की थी कि जो कंपनी का एक्ट है वो 1956 जो है प्रीवियस कंपनी एक्ट, उसको रिपील कर 29 अगस्त 2013 को जो प्रेसिडेंट की एसेंट से कंपनी एक्ट 2013 ये जो है पास हुआ था। तो अभी जो कंपनी एक्ट हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कंपनी एक्ट 2013। इसमें 470 सेक्शंस हैं, 29 चैप्टर्स हैं और 7 शेड्यूल्स हैं। अब इसमें हमने ये बताया था कि कंपनी का क्या मतलब होता है, तो मैंने इसको लैटिन टर्म्स बताया था कि कंपनी जो है वो कॉम प्लस पनीस जो है इससे मिलकर के बनी हुई है। कॉम प्लस पनीस मीन्स कॉम मतलब टुगेदर और पनीस मतलब ब्रेड, यानी कि टुगेदर ब्रेड। अब जो है ब्रिटिश में जो यूएस कल्चर है ब्रिटिश का, उन्होंने क्या था कि जो आपस में जो है वो ब्रेड शेयर करते थे जब कभी उनका गेट टुगेदर होता था। जैसे हमारे यहाँ गेट टुगेदर होता है, कुछ होता है तो हम आपस में कोई खाने पे बुलाते हैं या भोज करते हैं, इस टाइप से। तो उसी तरह से वो ब्रेड शेयरिंग होती थी, यानी उनका एसोसिएशन जब भी होता था वो कोई मीटिंग करते थे तो ब्रेड शेयर उसको बोलते थे। तो इसी से उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें जैसे हम कहते हैं अरे यार अकेले मैं लंच करने जा रहा हूँ, अकेले क्या खाओगे, चलो मैं तुम्हें कंपनी देता हूँ। तो बेसिक टर्म्स तो कंपनी का यही था कि चलो मैं तुम्हें कंपनी देता हूँ, इस तरह से, यानी कि एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जो आपस में टॉक कर सकते हो किसी इम्पॉर्टेंट बात पे और मीट कर सकते हो। तो इसी बेसिस पे उन्होंने कंपनी का आइडिया सोचा। अब कंपनी के आइडिया को जब इन्होंने सोचा तो कंपनी को मैंने बताया था कंपनी के जो मेन जो पिलर्स हैं वो क्या है, जो कंपनी के बारे में सोचते हैं वो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं। और कंपनी के प्रमोटर्स जो हैं वो कंपनी को एक तरह से ये उनके दिमाग में पिक्चर आती है कि हाँ भाई हमें क्या बनाना चाहिए, कंपनी को एक कंपनी बनानी चाहिए, हम एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं जिसपे हम आपस में वर्क कर सकते हैं और उसको हम एज अ कंपनी रन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने बताया था कि कंपनी में ये जो कंपनी है उसको कैसे इनकॉर्पोरेटेड किया जा सकता है, उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं और कैसे कंपनी को बनाया जा सकता है। तो इसमें जो है एक तरह से मैंने ये समझाया था कि बिजनेस का टर्म, जैसे कि आप और मैं हैं और बिजनेस सोचते हैं, हम दोस्त हैं अच्छे, तो हमने एक पार्टनरशिप सोच ली। तो कंपनी जो है ये सिंगल हैंडेड बिजनेस और पार्टनरशिप से ऊपर उठ कर के है। यहाँ पर मैंने क्लियर कट एक चीज़ बताई थी, कंपनी जो है वो एक तरह से इसको पार्टनरशिप या फर्म की तरह से हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिसमें जो पार्टनरशिप या फर्म में होता है इसमें हर एक व्यक्ति जो है वो एक इंटरेस्ट होता है हर किसी का, और वो इंटरेस्ट जो है वो दूसरे की कंसेंट पे डिपेंड करता है। अगर वो व्यक्ति नहीं रहता है तो वो पार्टनरशिप या फर्म भी डिसॉल्व हो सकती है, उस पार्टनरशिप या फर्म का वो हिस्सा लेके अलग हो सकता है। लेकिन कंपनी अगर एक बार खड़ी हो गई तो वो व्यक्तियों से नहीं चलती है। कंपनी का जो है एक अपना इनकॉर्पोरल स्ट्रक्चर होता है और कंपनी की अपनी एक प्रेजेंस होती है, इट्स काइंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये मैं आज समझाने वाला हूँ डिटेल में, तो बने रहिए पूरे लेक्चर में मेरे साथ। और अब हम आगे की बात डिस्कस करेंगे, और मैं इसमें कंपनी एक्ट में इसमें जो पिछली बातें बताई गई थी, अगर आप लोगों को पूरा वीडियो ध्यान से नहीं देखा है आपने अभी तक, तो आप जा कर के इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं पुराने वीडियो का जो लेक्चर है, पुराना लेक्चर है कंपनी लॉ फर्स्ट का लेक्चर है, वो मैं आपको आई बटन पे शेयर कर दूंगा, तो उससे आप जो है काफ़ी कुछ आइडिया लगा सकते हैं।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। समय ना बर्बाद करते हुए पूरा जो है एंड टू एंड समझेंगे। उसमें मैं आपको कंपनी की डेफिनेशन जो है वो क्लियर करने वाला हूं, और कंपनी में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो पूरी तरह से मैं क्लियर करने वाला हूं, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। तो चलिए अब हम इसको जो है कंपनी की डेफिनेशन को और क्लियर करते हैं कि कंपनी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं कंपनी की जिससे हम कंपनी को समझ सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लॉर्ड एल लिंडले, इनकी डेफिनेशन। अब इन्होंने कंपनी को किस तरह से समझाया है कि कंपनी को कैसे डिफाइन किया है, उसमें क्या इन्होंने बताया है कि एक कंपनी जो है इज एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पीपल्स। बहुत सारे लोगों का एक तरह से क्या है कंपनी, ये है एसोसिएशन। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन्स। ये सब क्या है, बहुत सारे पर्सन्स हैं। तो कंपनी क्या है, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन्स, और जिन्हें हम उस कंपनी के मेंबर कह सकते हैं। तो कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन्स, जिन्हें हम उस कंपनी के मेंबर कह सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अब उसके बाद जो ये कंपनी के जो पर्सन्स हैं, ये क्या करते हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे आपके पास जो कंपनी के फाउंडर होंगे या कंपनी के थिंक टैंक होंगे, प्रमोटर्स कह सकते हो, वो अपना कंपनी में पैसा लगाते हैं और अपना कंपनी में पैसा लगाते हैं, और उनको अपने ऊपर भरोसा होता है कि ये यार एक मेरे दिमाग में ये शू का एक तरह से कह सकते बॉक्स का डिज़ाइन आया है, या फिर इस तरह से हम एक कप केक बना सकते हैं, या कुछ ऐसा कोई आइडिया, बिजनेस आइडिया आया उनके दिमाग में, चलो बिस्लरी की बॉटल जैसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं जिसका मार्केट वैल्यू, या फिर जो भी उनके दिमाग में एक आइडिया आया है। तो ये इन्होंने क्या किया, अपना जो भी वर्थ है इन्होंने अपना पैसा लगाया। लगाने के साथ साथ इन प्रमोटर्स ने अपना दिमाग लगाया। लगाने के बाद इन्होंने क्या किया, जो भी इन्होंने मनी कंट्रीब्यूट किया, अब ये देखो, तो ये प्रमोटर्स हो गए कंपनी। अभी कंपनी की थिंक टैंक ने कंपनी को कुछ ना कुछ तो वेल्थ की जरूरत पड़ेगी ना स्टार्टिंग में। तो ये जो प्रमोटर्स हो गए, इन्होंने प्रमोटर्स जो कंपनी के हैं, इन्होंने अपना प्रोपोर्शन ऑफ मनी बनाया। जो शेयर ऑफ मनी है, जो शेयर ऑफ मनी है, इनका सबका शेयर है इस कंपनी में। तो इन्होंने अपना शेयर ऑफ मनी लगाया, जो भी प्रोपोर्शन में, जितने भी प्रोपोर्शन में है कि 2:3 के रेशियो में लगा दिया, जो जितना भी रेशियो है इन्होंने अपना कंपनी में लगाया। तो जितना जितना जिसका शेयर होगा वो, मतलब जितना प्रोपोर्शन ऑफ मनी लगाया जाएगा, सपोज 100 रुपये का टोटल वेल्थ इकट्ठा हुआ, इनमें से इसने 10 रुपये लगाए हैं, इसने 40 रुपये लगाए हैं, इसने 30 रुपये लगाए हैं, और बाकी पैसे इन दोनों ने लगाए हैं। तो जितना जितना जिसने अमाउंट लगाया है प्रोपोर्शन में, उतना अमाउंट जो है वो एंटाइटल्ड होंगे उसके लिए। वो हर मेंबर उतने अमाउंट के लिए एंटाइटल्ड होगा। ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड इन प्रपोर्शन, जितने अमाउंट में उन्होंने लगाया हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वो शेयर हो गया। उस तरह से उतना शेयर उन्होंने उसमें लगा दिया है। तो जो भी कंट्रीब्यूटर्स होंगे, जिन्होंने मनी का कंट्रीब्यूट किया है वर्थ के रूप में कंपनी के, तो वो एक तरह से कंपनी का जो मनी इकट्ठा हुआ है, जैसे कि हम नेक्स्ट क्योंकि इसमें जगह नहीं बची तो हम ये ऐसे छोटा सा बनाते हैं। ये हमारे हो गए क्या, प्रमोटर्स। ठीक है, दीज ऑल आर प्रमोटर्स। तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हो गए, कंपनी के प्रमोटर्स ने अपना अपना प्रोपोर्शनेट ऑफ मनी लगाया, अपना अपना प्रोपोर्शनेट ऑफ मनी लगाया, और अपना हर जितना भी प्रत्येक व्यक्ति ने, ईच मेंबर उस प्रोपोर्शन के हिसाब से एंटाइटल्ड होगा उस पर्टिकुलर वेल्थ का, यानी उसका उतना शेयर होगा उस कंपनी में। ठीक है। अब इस जो कॉमन मनी को जो इन्होंने
ये मनी जो कॉमन लगाया है उसको हम क्या कर देंगे, उसको कहेंगे वर्थ। ये वर्थ हो गया उस कंपनी का, या मनी और वर्थ, ये टोटल नेट वर्थ ऑफ वर्थ हो गया इस कंपनी का। और जिसको ये हम बोल सकते हैं एक तरह से कॉमन स्टॉक। ये स्टॉक हो गया कंपनी का कॉमन स्टॉक। इस पर्टिकुलर कॉमन स्टॉक का, ये कंपनी का जो कॉमन स्टॉक हो गया, यानी इसको हम बोल सकते हैं कैपिटल मनी, यानी कैपिटल ऑफ द कंपनी। उस कंपनी की का कैपिटल अमाउंट हो गया ये जो कॉमन स्टॉक इन्होंने लगाया है। और ये कैपिटल अमाउंट क्या होगा, ये प्रमोटर्स हैं कंपनी के, जो प्रोपोर्शन ऑफ मनी लगा रखा है इन व्यक्तियों ने, पर्सन्स ने, तो दीज पर्सन्स, ये जो पर्सन्स हैं ये कौन होंगे, इसके मेंबर होंगे। और ये कैपिटल इन मेंबर्स का पैसा होगा। यानी कि जो कंपनी को लॉर्ड एल लिंडले की डेफिनीशन के हिसाब से एसोसिएशंस ऑफ पीपल्स, जिनको हम कंपनी के मेंबर्स बोल सकते हैं, इन्होंने अपना पैसा, अपना प्रोपोर्शनेट ऑफ मनी कंपनी में इन्वेस्ट किया। हर व्यक्ति ने जितना प्रोपोर्शन मनी इन्वेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग उसके शेयर होंगे उस कंपनी में। कंपनी का जो प्रोपोर्शन ऑफ मनी कंपनी में इन्वेस्ट हुआ है वो उस कंपनी की वर्थ हो जाएगी, और जिसको हम बोलेंगे कॉमन स्टॉक, और यानी कि कैपिटल ऑफ द कंपनी। और वो कैपिटल ऑफ द कंपनी किसके द्वारा होगी, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और मेंबर्स जो उस कंपनी में उस कैपिटल को इन्वेस्ट करने के लिए लगे हुए हैं। ठीक है। और ये जो कॉमन स्टॉक है वो किस लिए लगाया जा रहा है, टू अचीव सम कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है। इनिशियल लेवल में जो पैसा लगाया जाएगा, जो कंपनी के प्रमोटर्स कहेंगे, जो कंपनी के थिंक टैंक हैं, जिनके अंदर कोई बिजनेस आइडिया होगा कि भाई हमें ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उस प्रोडक्ट के लॉन्च करने के हिसाब से वो अपना प्रोपोर्शनेट ऑफ मनी उस कंपनी में लगाएंगे, और उस कंपनी का जो प्रोपोर्शनेट ऑफ मनी लगेगा वो उसका कंपनी का शेयर होगा, एक तरह से वर्थ ऑफ द, सॉरी, उस कंपनी का मनी या वर्थ होगा, जिसको हम कॉमन स्टॉक या फिर कैपिटल ऑफ द कंपनी कह सकते हैं। वो कैपिटल कुछ ना हो करके इन जो प्रमोटर्स का, जो इन मेंबर्स का जो पैसा लगा हुआ है वो होगा। और ये पैसा किस लिए लगेगा, ये पैसा कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंपनी के कॉमन ऑब्जेक्टिव, जिस पे हम सारे लोग एग्री हैं कंपनी खोलने के लिए, उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए लगाया जाएगा। आगे की बात अभी बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि कैसे अरे प्रमोटर्स तो अलग हो जाते, वो बात हम बाद की बात सोचेंगे, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पूरा अभी पूरा कंपनी स्टार्ट हुआ, तो इस तरह से जो कंपनी की डेफिनीशन आई, लॉर्ड एल लिंडले की डेफिनीशन वो है, वो यही कहती है कि कंपनी जो है वो एक तरह से एसोसिएशन है बहुत सारे लोगों का, और जो लोग जो हैं उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं पैसे का, और वो जो पैसा होता है वो कंपनी का कॉमन स्टॉक होता है। और वो जो कॉमन स्टॉक होता है वो किस लिए लगाया जाता है, टू अचीव सम कॉमन ऑब्जेक्टिव। कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, जैसे किसी को व्हील अलॉय बनाना है तो वो उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि उनका बिजनेस व्हील अलॉय बनाने का होगा। किसी को टायर का बिजनेस करना है तो वो कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा कि वो टायर का ही बिजनेस करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कंपनी में 4 लोग कह रहे हैं कि जो इन्होंने पैसा लगाया, 4 लोग कह रहे हैं कि टायर का बिजनेस करेंगे और 4 लोग कह रहे हैं कि व्हील अलॉय का बिजनेस होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, उनका ऑब्जेक्टिव कॉमन होना चाहिए। जब कॉमन स्टॉक में जो भी कंट्रीब्यूशन किया जाएगा वो इस कंपनी का जो शेयर होगा यानी कैपिटल होगा, जो भी कॉमन स्टॉक में कंट्रीब्यूशन होगा, और वो कंट्रीब्यूशन ही इस कंपनी का कैपिटल होगा। और जो व्यक्ति उसको कंट्रीब्यूट करेंगे वो सारे के सारे इसके मेंबर्स होंगे इस कंपनी के। यानी कि अब जो शेयर क्या होगा, जिस हिसाब से जिसने कंट्रीब्यूशन किया है उसी हिसाब से कंपनी के शेयर के वो हकदार होंगे, उनको शेयर कंपनी के मिल जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत बड़ी बात यह आ जाती है कि क्या ये शेयर, जो व्यक्ति जिसके पास इतने शेयर, जिसके जितने शेयर हैं, क्या वो अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है।
ये आदमी बिल्कुल स्वतंत्र है, क्योंकि उसके पास जितने शेयर हैं वो कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है, कहीं भी अपने शेयर लगा सकता है, उसको ट्रांसफ़र बड़े ईजिली कर सकता है। जैसा कि पार्टनरशिप में म्यूचुअल कंसेंट की ज़रूरत होती थी, इसमें क्योंकि वो इंडिविजुअल इतने शेयर का मालिक है तो वो अपने शेयर को बिना किसी के और की कंसेंट से ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है पार्टनरशिप फर्म और कंपनी में। दूसरा, कंपनी में मैंने बताया था कि ये एसोसिएशन जो होती है जब इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो उसका जो है एक परपेचुअल सक्सेशन होता है और एक कॉमन सील होती है, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो है यहाँ तक मुझे लगता है ये जो डेफिनीशन है लॉर्ड एल लिंडले की, यही डेफिनीशन है कि बहुत सारे लोग जो हैं जिनको कंपनी में अपना एक प्रोमोटर्स जिनको हम कह सकते हैं, इनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, उस कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए इकट्ठा होते हैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। ये डायग्राम बहुत अच्छा तो नहीं मैं कह सकता हूँ कि बना है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको मैंने समझाया तो ये समझ में आ जाना चाहिए, आ गया होगा। मैं इसका थोड़ा सा जो है और क्लियर बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से इसको आप अपने दिमाग में बिठा लें। रटने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो जितना भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ मैं उसमें रटने के लिए नहीं कहता हूँ, शायद मेरे हिसाब से मैं उस लेवल तक समझा ले गया हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। बाकी आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको हम एसोसिएशन कह सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ पीपल्स का एसोसिएशन है। अब जब इतने लोग हैं तो इनका सबका जो है, इनका सबका प्रोपोर्शन है, इन सब का प्रोपोर्शन है प्रोपोर्शन ऑफ मनी। इन सब का प्रोपोर्शन ऑफ मनी है, और जो प्रोपोर्शन ऑफ मनी होगा इसको हम क्या बोलेंगे, वर्थ। कंपनी की जो वर्थ होगी या फिर एक कॉमन स्टॉक होगा कंपनी का, वो कॉमन स्टॉक, ये तुम्हारा कंपनी का कॉमन स्टॉक हो गया, जिसको हम कैपिटल भी बोल सकते हैं, कैपिटल ऑफ दी कंपनी की ये कैपिटल हो गई। और जो व्यक्ति जो है प्रोपोर्शनेट ऑफ मनी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, लगा रहे हैं, ये सारे व्यक्ति जो हैं, ये सारे पर्सन जो हैं वो इसके मेंबर हो गए। तो जो जिस कंपनी का जो मेंबर होगा तो वो मेंबर उस शेयर कैपिटल, ये जो शेयर कैपिटल है, जो कैपिटल ऑफ द कंपनी है, ये इस शेयर कैपिटल में अपने अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से हकदार होंगे। हर एक व्यक्ति जिसने जिस प्रोपोर्शन में कंपनी में पैसा लगाया होगा उसके पास उसी हिसाब से शेयर उस कंपनी के आ जाएंगे। कंपनी का जो स्टॉक है वो हमेशा कंपनी के कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ किया जाएगा। कंपनी के कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कंपनी का स्टॉक यूज़ किया जाएगा। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि उस कॉमन ऑब्जेक्टिव में ही कोई डिफरेंस हो, इस तरह की कोई बात नहीं होगी। तो ये बात जो है क्लियर कट आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो कंपनी है वो एक तरह से एसोसिएशन में ऑफ मैनी पर्सन्स है who contribute their money or money worth to achieve a common objective, employees for a common purpose। ठीक है, ये सारे जो व्यक्ति हैं एम्प्लॉयड होंगे किसी कॉमन पर्पस के लिए, और जो वर्थ होगा, ये स्टॉक जो होगा, ये कॉमन स्टॉक होगा जिसको कंट्रीब्यूट किया जाएगा, जो पैसे का डोनेट किया जाएगा, वो पूरा पैसा जो है वो कैपिटल होगा कंपनी का। पर्सन, जो व्यक्ति इस पैसे को कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे वो उसके मेंबर्स होंगे कंपनी के, और जिसने जितना प्रोपोर्शनेट में कंपनी में कंट्रीब्यूशन कर रखा होगा उसका उतना शेयर कंपनी में, जो भी शेयर की वैल्यूएशन होगी उस हिसाब से उनके पास उतना शेयर होगा, और वो शेयर जो है पूरी तरह से ट्रांसफरेबल होगा। यहाँ तक अगर कोई बात क्लियर ना हुई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये थी लॉर्ड एल लिंडले, इनके हिसाब से कंपनी की डेफिनेशन। फिर इसके बाद डेफिनेशन आती है लॉर्ड
लॉर्ड हेल्सबरी, इनकी डेफिनेशन आती है। लॉर्ड हेल्सबरी की जो डेफिनेशन आती है, इसके बाद इन्होंने भी यही बात बोली, घुमा फिरा के इन्होंने कंपनी एज अ टर्म जो है कंपनी का, इन्होंने बताया है एक तरह से कंपनी को कि कंपनी जो है बहुत सारे इंडिविजुअल्स से मिलकर के बनी हुई है। काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स जो है वो इकट्ठे हो करके यूनाइटेड हो जाते हैं, और यूनाइटेड हो करके एक बॉडी, इंडिविजुअल्स आर यूनाइटेड एंड नोन एज अ बॉडी, ठीक है। और जिनका एक बॉडी की तरह, जैसे काफ़ी सारे लोग, जो टर्म कंपनी क्या है इसमें क्या बताया उन्होंने लॉर्ड हेल्सबरी ने, कि कंपनी में काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स होंगे, जो इंडिविजुअल्स एकत्रित हो जाएंगे, यूनाइटेड हो जाएंगे, और यूनाइटेड होकर जैसे कि लकड़ियों के गट्ठे को बांध दिया जाए तो एक पूरा गट्ठा कहलाएगा, इसी तरह से ये एक पूरे बॉडी एज एन एंटिटी होंगे। और ये जब एक बॉडी होंगे तो इनका एक सक्सेशन होगा, जिसको आप बोलोगे परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन, ज़्यादा परेशान मत होइए, दिमाग मत लगाइए। परपेचुअल सक्सेशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। परपेचुअल सक्सेशन होगा, इसका बॉडी होगी ये आर्टिफिशियली, यानी कि जो कंपनी की पॉलिसी होंगी वो बाय लॉ गवर्न होंगी, और इसी बॉडी के अंतर्गत वो रहेंगी। जो भी आप वर्क करोगे वो इस बॉडी के अंतर्गत डिस्कशन किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। एक तरह से इट विल बी अंडर अ शैडो ऑफ बिग अम्ब्रेला, बहुत बड़े अम्ब्रेला के शैडो में ये कंपनी एक तरह से एज अ बॉडी काम करेगी, जिसको हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल बॉडी, जहाँ पे जिसका अपना परपेचुअल सक्सेशंस होगा। काफ़ी सारे टर्म, जो कंपनी है बहुत सारे इंडिविजुअल से मिलकर के बनी होगी, और बहुत सारे इंडिविजुअल जब यूनाइटेड हो जाएंगे तो वो एक तरह से कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होगा, यानी बॉडी को एक्वायर कर लेंगे, और वो बॉडी होगी उसका अपना एक परपेचुअल सक्सेशन होगा। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है वो मैं अभी आपको जस्ट थोड़े ही सेकंड बाद, मिनट बाद मैं आपको कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाला हूं, तो उसमें हम परपेचुअल सक्सेशन को प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो पहली डेफिनेशन मैंने बताई लॉर्ड एल लिंडले की डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन बताई लॉर्ड हेल्सबरी की डेफिनेशन। इन दोनों डेफिनेशन में मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम तीसरी डेफिनेशन में चलते हैं अपनी। कभी कभी एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ जाती हैं चीज़ें, इसलिए डेफिनेशन बतानी। और दूसरी बात, जब आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है तो आपको अपने एग्ज़ाम में लिखने के लिए काफ़ी कुछ चाहिए होता है मैटर, तो आपको ये डेफिनेशन बहुत हेल्प करती हैं। इसका ग्राफ इवेंट्स की डेफिनेशन क्या है ये भी देख लीजिए। ग्राफ इवेंट्स ने कहा है कंपनी जो है, कंपनी एक लीगल पर्सन है, जिसको हम एंटिटी कह सकते हैं। कंपनी इज अ लीगल पर्सन और एंटिटी, क्योंकि कंपनी जो भी काम करेगी वो कंपनी, मैंने जो बताया कि आरओसी होगा, आरओसी में जाकर के कंपनी को एमओए और एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, और वहाँ पर देने के बाद जो आरओसी होगा वो उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से रीड करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो कंपनी के प्रमोटर्स को बुलाएगा, पूछेगा भाई कि ये बिजनेस में ये कमी नज़र आ रही है या ये रिक्वायरमेंट पूरी करो, देन ओनली ही विल बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी। फिर उसको वो CIN नंबर देगा तभी, अदरवाइज वो CIN नंबर जारी नहीं किया जाएगा। तो ये जो है, जो ROC के द्वारा जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा प्रॉपर, तो इसमें जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, एक बार कंपनी का इनकॉर्पोरेटेड हो गई कंपनी, यानी कंपनी का बर्थ हो गया। जब कंपनी का बर्थ हो गया तो कंपनी एज अ लीगल पर्सन या फिर एक लीगल एंटिटी हो गई, और वो कंपनी सर्वाइवल करेगी बियॉन्ड
द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स। यानी कि अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है सर कि सर एक बात बताइए, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं अगर वो ना रहे तो क्या कंपनी चलेगी? बिल्कुल चलेगी, क्योंकि कंपनी चलती है अपने मेंबर्स के साथ, और कंपनी का मेंबर वही है जिसका कंपनी में शेयर है, और जितने लोगों के शेयर हैं वो सारे उस कंपनी के मेंबर्स हैं। तो कंपनी की जब एक बार सील हो जाती है, कंपनी की एक बार बॉडी हो जाती है, तो वो कंपनी एज एन इंडिविजुअल एंटिटी एक लीगल पर्सन हो जाती है, और वो फिर वहाँ से उसके बाद कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर, या प्रमोटर्स देखो एज ए शेयर है तो कंपनी में इंडिविजुअल मेंबर्स हो सकते हैं वो, क्योंकि उनके शेयर ज़्यादा हैं, तो वो शेयर ज़्यादा होने के हिसाब से उनको पता है उनके बिजनेस में प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, तो उस हिसाब से वो कंपनी के एक तरह से ज़्यादा शेयर के हकदार होंगे। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि अगर वो नहीं रहेंगे तो कंपनी नहीं चलेगी या कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे केस लॉज हैं जिनको हम डिस्कस भी करेंगे कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन में कंपनी जो है कंपनी का, अगर मैं ऐसा भी हो सकता है कंपनी में सबसे ज़्यादा शेयर भी कंपनी का प्रमोटर भी रहा हो कंपनी का, और कंपनी में एज एन एम्प्लॉय भी वो काम करता हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। जो कई सारे केस लॉज हैं उनमें हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे फ्यूचर। ठीक है, हम सारे केस लॉज जो इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं, सोलेमन वर्सेस सोलेमन एंड कंपनी, और ये दूसरे भी जो भी हैं वो हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अब हम ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि कंपनी क्या है। इसके बाद एक और डेफिनेशन है, हेनरी की डेफिनेशन। ये भी देख लेते हैं। हेनरी के हिसाब से कंपनी में बी डिफाइंड एज एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स जनरली फॉर द पर्पस ऑफ सम बिजनेस। भाई कंपनी कोई नॉर्मली जो है वो कुछ ना कुछ, जो भी कंपनी के प्रमोटर्स होंगे उनके पास कुछ ऑब्जेक्टिव होगा जिसको अचीव करना होगा। कंपनी कहाँ से पैसा जनरेट करेगी, कहाँ से उसके शेयर का इवैल्यूएशन होगा, कोई ना कोई बिजनेस होगा, आरओसी कैसे उसको कंपनी मानेगा। तो इसके लिए कंपनी में जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं, उन इंडिविजुअल जो शुरुआत में प्रमोटर्स ही होते हैं, वो बिजनेस करने का उनके पास मॉडल होगा, बिजनेस मॉडल, और वो सारे बिजनेस मॉडल के तहत वो उस कंपनी का एक गोल होगा, और एक लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल कंपनी के होते हैं। वो उनको पता होगा कि भाई ये बिज़नेस हम करने वाले हैं, और वो बिज़नेस हम किसी ना किसी नाम से करना चाहते हैं। तो इन्होंने बस, हेनरी ने यही सिंपल टर्म इन्हीं को मिला जुला के बता दिया कि कंपनी में बी डिफाइंड एज एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म्ड जनरली फॉर द पर्पज ऑफ सम बिजनेस। वो जो एसोसिएशन फॉर्म्ड हुआ है, लोगों का जो एसोसिएशन फॉर्म हुआ है, एसोसिएशन ऑफ पीपल्स, जो एसोसिएशन ऑफ पीपल्स हुआ है जिसमें हर एक मेंबर्स का जो जुड़े हैं, जो इसमें किसी ना किसी पर्पस के लिए। एसोसिएशंस ऑफ इंडिविजुअल्स जनरली फॉर द पर्पस आर सम बिजनेस। ये क्या करना चाहते हैं, एसोसिएट किस लिए हुए हैं, ये कोई बिजनेस करने के लिए एसोसिएट हुए हैं। ठीक है, तो जनरली द एसोसिएशंस ऑफ पीपल्स फॉर द बिजनेस, किसी बिजनेस के कैरिड आउट। अब कोई बिजनेस यार होगा तो किसी ना किसी नाम से तो होगा। अब कहीं मान लो ऐसा बिजनेस है, लोग कैसे भरोसा करेंगे कि तुम उनके साथ फ्रॉड कर लो, अब लोग किसे पकड़ेंगे, तो किसी ना किसी नाम से वो बिजनेस कैरिड आउट होगा। तो कंपनी इज अ एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म्ड जनरली फॉर द पर्पस ऑफ सम बिजनेस कैरिड ऑन इन द नेम ऑफ सम एसोसिएशन। उस एसोसिएशन का कुछ ना कुछ नाम होगा जिसके नाम से वो बिजनेस करा जाएगा, और जिसमें ईच मेंबर्स के, जो भी मेंबर्स इसमें हैं, उनके अपने हित होंगे, राइट होंगे। और वो राइट कैसे होंगे, शेयर के फॉर्म में। ठीक है, किसका कितना शेयर है कंपनी में, वो उतना बड़ा उस कंपनी में शेयर होल्डर होगा, और उस कंपनी को रेगुलेशन में उसको थोड़े ज़्यादा राइट होंगे एज़ कम्पेयर टू जिनके शेयर कम है उनसे। ठीक है, तो कंपनी जो है डिफाइंड होती है एसोसिएशन से, जिसमें जनरली फॉर्म होता है फॉर द पर्पस ऑफ सम बिजनेस, फॉर डूइंग सम बिजनेस कैरिड ऑन इन नेम ऑफ एसोसिएशन
ईच मेंबर जो बिजनेस का एसोसिएशन होगा उसका कुछ नाम होगा, और हर एक मेंबर का जो हित होगा उसमें जो असाइंड होंगे राइट्स उसको कुछ ना कुछ वो उसमें इसको शेयर मिलेंगे, सब्जेक्टेड टू रेगुलेट द कंपनी, जिससे कंपनी को रेगुलेट किया जाएगा। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए आप सब लोगों को। तो मैंने कितनी डेफिनेशंस कवर करा दी हैं। लॉर्ड एल लेंडले की डेफिनेशन कवर करा दी है, उसमें मैंने बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं एसोसिएशन ऑफ पीपल्स वो किसी मनी को प्रोपोर्शनेट ऑफ मनी को जो है वो लगाएंगे, उसको कंपनी का वर्थ बोला जाएगा, कंपनी का स्टॉक बोला जाएगा, एंड कैपिटल ऑफ द कंपनी हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो कैपिटल ऑफ द कंपनी होगा वो कैपिटल ऑफ कंपनी कॉमन स्टॉक होगा, एम्प्लॉयड फॉर द कॉमन पर्पस, एंड दिस जो कैपिटल होगा उसमें जो मेंबर्स का जो पैसा लगा होगा वो शेयर के फॉर्म में हर व्यक्ति का उसमें एंटाइटलमेंट होगा। इसके बाद लॉर्ड हल्सबरे ने कहा कि कंपनी को जनरली हम कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स कह सकते हैं जो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं एज अ बॉडी, और जिनका अपना परपेचुअल सक्सेशन होता है, और जो भी परपेचुअल सक्सेशन है उसमें जो भी ये आर्टिफिशियल बॉडी है इसमें इसके अपने जो हैं राइट्स होंगे इन्वेस्टेड होंगे जो कंपनी के। ठीक है, तो ये लॉर्ड हल्सबरे की डेफिनेशन थी। इसके बाद ग्राफ इवेंट्स की डेफिनेशन क्या है कि कंपनी एक लीगल पर्सन है कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग बियॉन्ड द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स। तो सिंपल है कि बिना इसके मेंबर्स के भी कंपनी सर्वाइव करने की कैपेबल है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है और एक तरह से लीगल पर्सन, लीगल एंटिटी है। फिर हेनरी की डेफिनेशन क्या है, कंपनी को इन्होंने एक एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स बताया है जिन्होंने जनरली फॉर सम पर्पस ऑफ बिजनेस, कोई बिजनेस पर्पस के लिए पर्पस से जो एसोसिएट हुए हैं लोग, और किसी बिजनेस को किसी या किसी नाम से किया जाएगा, कैरिड इन द नेम ऑफ सम एसोसिएशन, और जो किसी ना किसी नाम से किया जाएगा, और ईच मेंबर के पास जो राइट होंगे उसके पास उसके शेयर के फॉर्म में उसके राइट्स होंगे, जिससे उस कंपनी के बिजनेस को रेगुलेट किया जा सके। तो ये सारी डेफिनेशंस आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम अपने इसमें नेक्स्ट आगे जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसकी वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं कि जो कंपनी जो है इसका इनकॉर्पोरेशन। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका इनकॉर्पोरेशन। कंपनी बनेगी तभी तो कोई और क्वालिटी आप निकालोगे। तो इनकॉर्पोरेशन क्या होगा, जो कंपनी को जो इनकॉर्पोरेट करते हैं, जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको एमओए और एओए जो है वो जो है सबसे पहले जो प्रमोटर्स होंगे उनके पास कोई ना कोई बढ़िया धांसू सा आइडिया होना चाहिए, और उस धांसू से आइडिया को लेकर के वो सारे अपना कुछ ना कुछ जो है वो एमओए और एओए तैयार करेंगे। उसके बाद वो जो है वो देंगे किसको, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को, आरओसी को सबमिट करेंगे। आरओसी उनकी जांच करेगा, जांच करने के बाद उन्हें बुलाएगा। बुलाने के बाद जो है उनको अगर उसको उनका प्रपोजल सही लगता है तो ठीक है, नहीं सही लगता है तो क्या करेगा बताओ, नहीं सही लगता है तो उन्हें दोबारा से बुलाया जाएगा। बुलाने के बाद वो CIN नंबर जो है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर उसको सब कुछ सही लगता है तो कंपनी का वो पंजीकरण कर देता है, पंजीकरण का प्रमाण पत्र दे देता है, जिसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। यहाँ से कंपनी का जो है समामेलन हो जाता है, यहाँ पे कंपनी का समामेलन हो जाएगा। कंपनी को सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा जिसको हम CIN नंबर बोलते हैं। CIN नंबर यानी कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। और जब भी कंपनी को ये CIN नंबर मिल जाता है इसका मतलब कंपनी का बर्थ हो गया है, कंपनी का बर्थ हो गया है, यानी कि एक कंपनी जो है आपने स्टार्ट कर दी है, उसकी अपनी एक इनकॉर्पोरेट एक बॉडी हो जाती है और इसका अपना लीगल स्ट्रक्चर होता है। ये आर्टिफिशियल बॉडी होगी, इसको हम आर्टिफिशियल बॉडी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो इनकॉर्पोरेशन होगा वो कैसा होगा। तो ये इनकॉर्पोरेशन कई तरीके से हो सकता है, ये प्राइवेट हो सकता है, ये पब्लिक हो सकता है, इसकी अलग अलग डेफिनीशन है।
अब अगर आपको पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 लोग जो हैं वो होने चाहिए। कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए मिनिमम 7 लोग की रिक्वायरमेंट होगी। प्राइवेट कंपनी रिक्वायर्ड होगी मिनिमम 2 लोग की, और 1 पर्सन कंपनी में खाली एक बंदा चलेगा। 1 पर्सन कंपनी, ये 1 पर्सन कंपनी है भाई, तो इसमें खाली एक बंदा भी चलेगा। ठीक है। बैंकिंग और अदर बिजनेस सेक्टर्स में 10-20 इस तरह से होते हैं मेंबर्स, उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। वो डॉक्यूमेंटेशन में पूरा प्रॉपर, जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म करने जाते हो, अपने बिजनेस का पर्पस बताते हो, तो आपको वो डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉपर तरीके से मेंशन करना होता है। अब अगला क्वेश्चन आपका ये आना चाहिए कि अगर हमने कंपनी नहीं रजिस्टर कराई तो भैया जब नहीं रजिस्टर कराई तो किस बिहाफ पे बिजनेस, आपका सिन नंबर है नहीं और आप बिजनेस करे जा रहे हो, फिर इनकम टैक्स वाले आएंगे और जितना आपका ताला तोड़ेंगे और जितना पैसा है वो सारा गिन के ले जाएंगे। वो सारा जो है ब्लैक मनी, हवाला, ये सब में डाल दिया जाएगा कि आपने बिना कंपनी के रजिस्ट्रेशन के आपने इनकम टैक्स की चोरी करी है, आपने CIN नंबर नहीं, कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है, आप बिजनेस कर रहे हो। तो इस तरह से उसका पूरा का पूरा बिजनेस ही इलीगल माना जाएगा। समझ में आई बात? तो पहली डेफिनेशन इनकॉर्पोरेशन की बिल्कुल 100% क्रिस्टल क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? सब लोग जो है यस यस लिख के बता दो, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि यस यस कोई नहीं, फिर भी एज्यूम करना पड़ता है भाई कि पब्लिक है सामने। मुझे पता है कोई नहीं है, मैं अकेले रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, और पता नहीं जिसको अच्छा लगेगा वो पढ़ेगा, नहीं लगेगा भाई अपनी अपनी मर्जी है। बहुत सारे वीडियोज़ हैं, लोग यूट्यूबर्स बहुत सी वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक एजम्पशन करना पड़ता है। सामने लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं और यस नो कर रहे हैं, तो अच्छा सा लगता है, मन में फीलिंग अच्छी सी आती है कि नहीं यार कुछ बता रहे हैं तो लोगों को समझ में आ रहा है। और देखो, कोई भी वीडियो हो, कंटेंट हो, तो किसी ना मैं अपना टाइम ख़राब करना चाहता हूँ, ना ही अपने किसी व्यूअर का टाइम ख़राब करना चाहता हूँ। किसी को भी अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वो ज़रूर इसको पूरा शुरू से लेके एंड तक देखे और उसका जो है बेनिफिट ले। टोटल फ्री ऑफ कास्ट है, कहीं से कोई हिडन चार्ज कुछ भी नहीं है इसमें, ना कोई इसमें ये है कि ये कोर्स ज्वाइन करो, वो कोर्स ज्वाइन करो। बस अपना ये है कि जो वीडियोस लॉ के मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं ज़रूर अपने चैनल पे डालता हूँ। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको लाभ मिल सके इसका। इसके पहले बहुत सारे वीडियोज़ मैं डालता रहता हूँ, बहुत सारे मेरे AIB के वीडियोज़ पड़े हैं, बहुत सारे लॉ के वीडियोज़ पड़े हैं, और बहुत सारे जो हैं ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए पड़े हुए हैं। जो ये इनकम टैक्स हो गया, बैंकिंग लॉ है, इससे रिलेटेड वीडियोस पड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो मैं बैंकिंग लॉ पे बनाने वाला हूँ। बैंकिंग लॉ भी पूरा का पूरा मैं सोच रहा हूँ कवर करूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाओगे आपको इसके बेनिफिट्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, मेरा अपना कोई इसमें बेनिफिट नहीं है, मैंने यूट्यूब से कोई अभी, क्योंकि मैं मतलब चैनल में मेरे सब्सक्राइबर भगवान की दया से हैं ठीक ठाक, और ठीक है व्यूअर्स भी हैं, व्यूज़ भी हैं, मिलते हैं मुझे, बट ये है कि अभी उस लेवल पे नहीं है कि इससे कोई अर्निंग हो। तो ना ही मेरी कोई अर्निंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है कि कोई अर्निंग का कुछ ज़रूरी है मेरे लिए इससे। बस ये है कि अगर वीडियो मैं कोई डाल रहा हूँ और पब्लिक का रिस्पांस आ रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, मेहनत जो है वो कामयाब हो जाती है। ऐसा लगता है कि जो मेहनत की गई है, जो वर्कआउट किया गया है इसमें, वो सक्सेस हो गया। और इसमें जो एक्सपीरियंस लगा हुआ है वो 10-12 साल का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जो मैं वीडियोस बनाता हूँ तो कंटेंट जो है वो मेरे हिसाब से मैं बहुत परफेक्ट देने की कोशिश करता हूँ, हालांकि उतना अच्छे तरीके से पिक्चराइज्ड वे में नहीं होता है, लेकिन अपने हिसाब से, क्योंकि मेरा खुद का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस 10-12 साल का है, तो 10-12 साल का एक्सपीरियंस भी होता है उस कंटेंट में, प्लस सिंप्लिसिटी रखने की, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस जो हैं वो न्यू कमर्स, नए बच्चे दिखते हैं, तो उस हिसाब से वीडियोस में सिंप्लिसिटी रखने की पूरी कोशिश की जाती है। फिर भी अगर कुछ वीडियोस हैं, आप प्रोज एंड कॉन्स कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ हमेशा रहनी चाहिए। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, इससे भी एक काफ़ी पॉजिटिविटी आती है। अब तीसरी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी कंपनी की कि सेपरेट लीगल एंटिटी। तो पहली इनकॉर्पोरेशन थी, यानी कंपनी का बर्थ हो गया, अब आ गई सेपरेट लीगल एंटिटी।
देखो ये यहीं से सारी चीज़ें बन रही, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सब पता होनी चाहिए, और ये एग्ज़ाम में भी आप लिखोगे ही। तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई कब से, जब जैसे ही उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, इसका मतलब कंपनी का अपना एक लीगल वो हो गया, यानी कि इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई। कंपनी की जो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है वो अलग होती है इंडिविजुअल्स से जो उस कंपनी को बनाते हैं, ठीक है। यानी कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हो गए, कंपनी के मेंबर्स हो गए, ये कंपनी की इंडिविजुअल्स से इसकी कंपनी की लीगल एंटिटी अलग हो गई। इसमें ये नहीं कह सकता है कंपनी का ऑनर है कोई व्यक्ति भी ये नहीं कह सकता ही इज़ द ऑनर ऑफ द कंपनी। प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स। अब ऐसा नहीं कह सकते कि भाई आपने कंपनी में सबसे ज़्यादा शेयर लगा दिए, अब आप कह दो कि भाई ये शेयर जो है, जब आप प्रमोटर थे कंपनी के, आप कंपनी परचेस करना चाहते थे, तो आपने कंपनी में, ज़रूरी नहीं किसी ने कंपनी में पैसा ही लगाया हो, कोई कंपनी में अपनी प्रॉपर्टी भी लगा सकता है कि यार इसका एक ऑफिस होना चाहिए, तो चलो इतनी वर्थ का मैं ऑफिस खोल देता हूँ, तो ऑफिस खोलने की जगह मेरे पास है, तो उस जगह के हिसाब से उस कंपनी के शेयर उसको एलोकेट हो जाएंगे, यानी उसमें कंपनी में उसका राइट जो है शेयर तक रहेगा। अब एक बार उसने ज़मीन दे दी, तो अब उस ये नहीं कह सकता कि मेरी ज़मीन बनी कंपनी हटा लो, कंपनी नहीं मरेगी, कंपनी विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वो ये नहीं कह सकता कि मैं कंपनी का मालिक हूँ, अब मैं मालिक नहीं रहना चाहता हूँ, मेरी जगह बनी, कंपनी हटाओ, ये चीज़ वो बोल नहीं सकता है। यानी कि कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जो कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो इंडिविजुअल या शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। अब इसमें एक एग्जांपल बहुत बढ़िया है इसका, सोलेमन वर्सेस सोलेमन एंड कंपनी। ये केस लॉ है सोलेमन एंड सोलेमन वर्सेस कंपनी का। ये केस लॉ में डिस्कस करूँगा आपके साथ, और इसमें मैं कैसे बताऊँगा आपको कि कैसे जो है किसी व्यक्ति ने अपने ही कंपनी के काफ़ी मेंबर्स को, अपने ही जो सोलेमन जो व्यक्ति है वो अपना व्यापार करता है कंपनी में, उसने 40,000 पाउंड कुछ लगाए होते हैं, तो उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने को रखा और अपने 2 बच्चों को ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रख लिया। नगद उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। फुल्ली पेड शेयर्स जो कंपनी में लगाए, 20,000 पाउंड्स के शेयर लगाए गए, 10,000 पाउंड के उसने डिबेंचर्स जारी कर दिए थे, रिमेनिंग 10,000 पाउंड उसने कैश में जो है वो इस तरह से लिए थे। बाद में उसने कहा कि सोलेमन था, उस कंपनी में सोलेमन था, उसकी वाइफ थी, उसके डॉटर थे, 4 लड़के थे मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो जब कंपनी डिसॉल्व हुई तो सबसे पहले उसने जो है शेयर के हिसाब से जितने शेयर थे वो सारे शेयर कंपनी में, सोलेमन के जितने भी पैसे इन्वॉल्व थे, तो बाकी शेयर होल्डर्स को एतराज़ हुआ, जो शेयर जिन्होंने कंपनी खरीद रखे थे, कि जब कंपनी तोड़ने पड़ी तो जो कंपनी के जो एसेट्स थे, तो उसमें जो बाकी शेयर होल्डर थे उनका ऑब्जेक्शन था कि जो सोलेमन है उसका तो खुद की उसकी कंपनी, तो उसने जो भी रीज़न है कि वो उसने अपना जो पैसा लगाया था कंपनी में, तो एक ही व्यक्ति स्वयं को ऋण कैसे दे सकता है। तो कब बोला गया था कि नहीं, सोलेमन एक अलग एंटिटी, वो एज ए शेयर होल्डर है कंपनी के, तो कंपनी का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, भले वो कंपनी में सबसे ज़्यादा शेयर उसी के हों, उसी ने पैसा लगाया हो, उसने अपने नाम से कंपनी, वही प्रमोटर हो, लेकिन वो उसके पास कंपनी के जो शेयर्स थे, जितने शेयर थे उस हिसाब से उसके सबसे ज़्यादा जो भी शेयर था, जो भी डिबेंचर्स जो जारी किए गए तो वो थे उसके पास, तो वो एक तरह से सबसे पहले उसका ऋण जो है वो कंपनी उसे चुकाएगी, और उस हिसाब से जो चुकाया गया पैसा है वो जायज़ है उसका। तो ये सेपरेट, क्योंकि कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि किसी का क्या प्रॉपर्टी लगाया गया या किसी का क्या बिजनेस है यूज़ हुआ उसमें, ये कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह काम करती है। तो ये एक दूसरा इम्पॉर्टेंट फीचर है कंपनी का, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तीसरा जो कंपनी है वो है, इसका प्रॉपर्टी है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन में मैंने बताया जैसे कि परपेचुअल सक्सेशन वो ऊपर वाले से ही मैच करती है,
परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी कभी नहीं मरती, इसका अस्तित्व एक बार आ गया तो अब वो हमेशा रहेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कंपनी का मालिक हूँ, मैं कंपनी को डिसॉल्व कर सकता हूँ। ऐसा कंपनी एक बार ओपन हो गई उसके बाद नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कंपनी हमेशा चालू रहती, कंपनी मरती नहीं। अब कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी की प्रॉपर्टी एक सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। ये नेक्स्ट फीचर है इसका। चौथा फीचर है जो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है वो एक सेपरेट प्रॉपर्टी कही जाएगी। आप बोलो सर सेपरेट प्रॉपर्टी कैसे होगी? सेपरेट प्रॉपर्टी ये हुई कंपनी जिस दिन से इनकॉर्पोरेट हुई है उसी दिन से जितने भी कंपनी के एसेट हैं कंपनी में, चाहे तुमने अपनी ज़मीन क्यों ना लगाई हो, अब वो कंपनी का एसेट हो गई है क्योंकि तुमने एग्रीमेंट किया है, तुम्हें उस हिसाब से तुमको शेयर मिल गए हैं। कंपनी अपने नाम से किसी को भी सू कर सकती है और कंपनी को कोई भी व्यक्ति सू कर सकता है अगर उसने कोई गलत काम किया है। तो कंपनी एक सेपरेट प्रॉपर्टी है और उसमें जो भी एसेट हैं वो अब कंपनी के हैं, ठीक है। अब कंपनी की चौथी कैरेक्टर कंपनी की कॉमन सील होगी। देखो एक कॉमन नाम, जब कंपनी का बर्थ हो जाता है, जब कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है कंपनी को, तो उस कंपनी को एक कॉमन सील होती है जिसके बिहाफ पे वो अपनी स्टैंप करेगा, अपना साइन करेगा और अपनी कंपनी में स्टैंप होगा, जिसके बिहाफ पे तुम एविडेंस आपके पास होगा कि इस कंपनी से मैंने ये बिज़नेस किया या इस कंपनी मैंने मेरे साथ ये बिज़नेस किया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसकी कि लिमिटेड लायबिलिटी जो होती है, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने मेंबर जो होते हैं जितने शेयर खरीदते हैं कंपनी में उस हिसाब से उनकी जो है पर्टिकुलर शेयर, जैसे किसी व्यक्ति ने कंपनी के एक शेयर का प्राइस 10,000 रुपये है या 1,000 रुपये है और 8 लोगों ने खरीदा, तो या 1,000 रुपये के 2 शेयर किसी ने खरीदे, तो इस तरह से कंपनी की जो एक लायबिलिटी होगी, शेयर जारी करने की कंपनी की एक क्षमता होगी, वो कंपनी उस हिसाब से शेयर जारी कर देगी मार्केट में और उस शेयर को जो भी लोग खरीदेंगे, तो कंपनी की जो लायबिलिटीज़ होगी वो कंपनी के मेंबर्स के साथ लिमिटेड होगी और वो किससे? कंपनी के कैपिटल के हिसाब से, अप टू शेयर इन द कंपनी की कंपनी कितने शेयर जारी कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होगी कि लिमिटेड लायबिलिटी। अब मेरे हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आपके वो मैंने ऑलरेडी इसमें कवर्ड कर दिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट में अपने काफ़ी चीज़ें और डिस्कस करेंगे। कंपनी के जो कंपनी एक्ट है उसमें क्या क्या सेक्शंस हैं, कैसे कैसे हम कितने पार्ट में उनको ब्रेक कर सकते हैं। चैप्टर 1 में कितने सेक्शन है? 2 सेक्शन है खाली, 1 और 2। चैप्टर 2 में इसका इनकॉर्पोरेशन दिया गया है, 3 से लेके 22 तक के सेक्शन है। चैप्टर 3 में जो है प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ है, सेक्शन 23 से लेके सेक्शन 42 तक है। चैप्टर 4 में शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स के बारे में दिया गया है जिसमें सेक्शन 43 से लेकर सेक्शन 72 तक के सेक्शन है। चैप्टर 5 जो है वो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय द कंपनी है जिसमें सेक्शन 73 से लेकर 76 तक के सेक्शंस कवर हैं। चैप्टर 6 जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस है जिसमें 77 से लेके 87 तक के चैप्टर्स कवर्ड है। चैप्टर 7 में मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाएगी, सेक्शन 88 से लेके सेक्शन 122 तक कवर है। चैप्टर 8 जो है वो डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड के बारे में बताया गया, इसमें 123 से लेके 127 सेक्शन है। चैप्टर 9 में अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज के बारे में बात की गई है, 128 से लेके 138 सेक्शन। चैप्टर 10 में ऑडिट एंड ऑडिटर्स के बारे में बात की गई, 139 से लेकर 148 तक के सेक्शन हैं। चैप्टर 11 में अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ द डायरेक्टर्स की बात की गई जो 149 से लेके 172 तक के सेक्शंस हैं। फर्दर सेक्शंस मैं आगे के लेक्चर में कवर करूंगा। तो जितने भी कंपनी में सेक्शंस हैं, टोटल कंपनी में जो सेक्शन है 470 सेक्शंस हैं, 29 चैप्टर्स हैं, 7 शेड्यूल हैं जिसमें जो 7 शेड्यूल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शेड्यूल 1 से लेके 7 तक मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल रट लो इन्हें, क्योंकि 7 शेड्यूल रटने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर बार घूम फिर करके इनके फॉर्म्स आएंगे आपके पास और वो फॉर्म आपको प्रॉब्लम करेंगे। अगर आपको इनके नाम नए ना लगें आप चाहते हैं तो आप इनको 1 बाय 1 करके बिल्कुल रट लो। शेड्यूल 1 जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में है।
शेड्यूल 2 जो है वो तुम्हारा डेप्रिकेशन के बारे में है। शेड्यूल 3 जो है वो तुम्हारा फॉर्म्स ऑफ BS एंड PL है। शेड्यूल 4 जो तुम्हारा है वो कोड हैं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनके लिए क्या संविधान में लिखा गया है कंपनी के एक्ट में, उसके बारे में बात की गई है शेड्यूल 4 में। और शेड्यूल 5 जो है तुम्हारा वो अपॉइंटमेंट के बारे में है। अपॉइंटमेंट एंड रेन्यूमरेशन ऑफ मैनेजिंग पर्सन, जो कंपनी को मैनेज करेंगे उनको जो भी अपॉइंटमेंट उनका किया जाएगा, उनको जो पर्क्स दिए जाएंगे, उनको जो सैलरी दी जाएगी, उसके बारे में जो भी कुछ है वो शेड्यूल 5 में उसके बारे में दिया गया है। शेड्यूल 6 में दिया गया है मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट होंगे उनके बारे में शेड्यूल 6 में दिया गया है। और शेड्यूल 7 में दिया गया है CSR एक्टिविटीज़ के बारे में। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये शेड्यूल जो है CRS एक्टिविटीज़ जो भी हैं, सोशल जो CSR एक्टिविटीज़ हैं, इसके बारे में दिया गया शेड्यूल 7 में। तो जितने भी शेड्यूल हैं वो आप लर्न ज़रूर कर लीजिए। वो हम नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट लेक्चर से अब हम इसके आगे की बात करेंगे। तो यहाँ तक आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि सब लोग इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।